अभिवादन। आज हम राजस्थान की चित्रकला शैलियों की बहुत ही रंगीन दुनिया में एक सफर पर निकल रहे हैं। नमस्ते। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो हमें 16वीं से 19वीं सदी के बीच जो कमाल की शैलियां फली फूली उनके बारे में बताते हैं, जैसे मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर। लिस्ट लंबी है। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि पहले जैसे आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में इन्हें राजपूत चित्रकला कहा था। अच्छा। क्योंकि ज्यादातर शासक राजपूत थे। पर अब ये टर्म ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अब हम कला इतिहासकार राजस्थानी या पहाड़ी जैसे ज्यादा स्पेसिफिक शब्द यूज करते हैं, ताकि मुगल आर्ट से फर्क पता चले, है ना? बिल्कुल, मुगल चित्रकला से जो हमारी अपनी देसी परंपरा थी उसे अलग करने के लिए। और कमाल की बात यह है कि ये रियासतें थीं तो आसपास, पर इनकी शैलियों में इतनी ज्यादा विविधता है। कहीं रंग बहुत चटकीले हैं, कहीं हल्के, बनाने का तरीका, कहानी कहने का अंदाज सब अलग। सही कहा। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इस कला यात्रा को शुरू करते हैं, देखते हैं ये चित्र उस दौर के बारे में क्या कुछ कहते हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से खास बातें निकालकर एक साफ तस्वीर पेश की जाए। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये उस वक्त के समाज, उनके धर्म, कल्चर, सबका आईना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेंटिंग्स बनती कैसे थीं। मैंने सुना है वसली का इस्तेमाल होता था। हाँ, वसली। वो क्या था कि हाथ से बने कागज की कई पतली परतें लेते थे। अच्छा। उनको गोंद से चिपकाकर एक मोटा मजबूत बेस तैयार करते थे, उसे कहते थे वसली। ओके। फिर उस पर पहले काले या भूरे रंग से एक बारीक सा आउटलाइन या रेखा चित्र बनाया जाता था। और रंग कहते हैं बड़े कीमती और खास तरीकों से बनते थे। बिल्कुल, रंग तो ज्यादातर मिनरल से, पत्थरों से और यहाँ तक कि सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं को पीस कर भी तैयार करते थे। सच में? सोना चांदी? हाँ। फिर इन पिगमेंट्स को गोंद के साथ मिलाते थे ताकि वो कागज पर टिकें। और ब्रश बनते थे गिलहरिया ऊंट के बालों से, बहुत बारीक काम के लिए। अरे वाह, पूरी प्रक्रिया ही बहुत लयाती थी। और ये किसी एक अकेले कलाकार का काम नहीं होता था, है ना? मैंने पढ़ा है कि ये एक टीम वर्क जैसा था। सही समझा आपने, ये बिल्कुल टीम वर्क था। एक होता था मुख्य कलाकार, उस्ताद कह लीजिए, वो पूरी रचना कॉम्पोजिशन और शुरुआती ड्राइंग करता था। फिर टीम में अलग अलग एक्सपर्ट होते थे, कोई रंग भरने में माहिर, कोई चेहरे बनाने में, कोई आर्किटेक्चर, लैंडस्केप, जानवर बनाने में, सब अपना अपना हिस्सा करते थे। फिर फाइनल टच। हाँ, आखिर में मुख्य कलाकार फिर से देखता था, फाइनल टच देता था। बीकानेर में तो बाकायदा मंडी नाम के स्टूडियो होते थे जहां ये सब मिलके काम करते थे। कमाल है, यानी एक पेंटिंग कई हुनरमंद हाथों से गुजरकर तैयार होती थी और अंत में उसे चमकाने के लिए कुछ खास। हाँ, पेंटिंग जब पूरी सूख जाती थी तो उसे अगेट पत्थर एक चटनी पत्थर से धीरे धीरे घिसते थे। अच्छा। क्यों? उससे पूरी सतह पर एक बराबर हल्की सी चमक आ जाती थी, एक फिनिशिंग टच जैसा। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि ये कला कितनी ऑर्गेनाइज्ड और विकसित थी। अब अगर इनके विषयों की बात करें तो कृष्ण लीला का जिक्र बार बार आता है, ऐसा क्यों था? देखिए, 16वीं सदी तक आते आते भक्ति आंदोलन का बहुत गहरा असर था पूरे उत्तर भारत में। हाँ, वो तो था। तो राम और कृष्ण, खासकर कृष्ण, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। उन्हें सिर्फ भगवान की तरह नहीं बल्कि एक आदर्श प्रेमी, एक हीरो के तौर पर भी देखा जाने लगा। तो राधा और कृष्ण का प्रेम, उनकी लीलाएं, ये सब पेंटिंग्स का एक मुख्य विषय बन गया। जैसे जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित चित्र, वो तो बहुत फेमस है। बिल्कुल, गीत गोविंद 12वीं सदी का संस्कृत काव्य है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का बड़ा ही सुंदर रहस्यमय वर्णन है। कलाकारों ने उसे खूब पेंट किया। और भी ग्रंथ है शायद, रसमंजरी, रसिक प्रिया। हाँ, कई थे, जैसे भानुदत्त की रसमंजरी। इसमें अलग अलग तरह के नायक नायिकाओं हीरो हीरोइन के टाइप बताए गए हैं। फिर केशवदास की रसिक प्रिया, जो प्रेम के अलग अलग भावों और स्थितियों को दिखाती है। और उनकी कवि प्रिया, जिसका 10वां चैप्टर 12 मासा है। 12 मासा 12 महीने? हाँ, उसमें साल के 12 महीनों में प्रकृति कैसे बदलती है और उसका प्रेमी प्रेमिका के मूड पर क्या असर होता है, उसका चित्रण होता है। बिहारी लाल की बिहारी सतसई के दोहों पर भी खूब चित्र बने। और रागमाला पेंटिंग्स, वो संगीत और चित्रकला का मेल कैसे था? रागमाला सीरीज बहुत दिलचस्प है। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो राग और रागिनियां हैं, उनका तस्वीरों में रूपांतरण है। अच्छा। हर राग का एक खास मूड, एक खास समय, एक मौसम होता है। चित्रकार उसी मूड को, उसी एसेंस को रंगों और आकृतियों के जरिए दिखाने की कोशिश करते थे। एक एल्बम में आमतौर पर 36 या 42 पेंटिंग्स होती थी। वाह,
कौन कौन से मुख्य राग होते थे इसमें? मुख्य राग थे भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ और श्री। फिर उनकी रागनियां, ये वाकई संगीत और कला का एक अनोखा संगम था। इनके अलावा लोक कथाएं जैसे ढोला मारू, सोहनी महिवाल और धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, देवी महात्म्य। हाँ, ये सब भी खूब चित्रित हुए। साथ ही दरबार के सीन, शिकार, लड़ाइयाँ, त्योहार, शादियों के जुलूस, राजाओं और दरबारियों के पोर्ट्रेट्स, मतलब विषयों की कोई कमी नहीं थी। जीवन का हर रंग इनमें दिखता है। सही कहा। चलिए आप कुछ खास शैलियों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। मालवा शैली के बारे में क्या खास है? सुना है इसका कोई एक पक्का ठिकाना नहीं था। हाँ, मालवा शैली जो है वो करीब 1600 से 1700 ईस्वी के बीच फली फूली, और इसकी एक खास बात यही है कि इसका कोई एक तय सेंटर नहीं मिलता, जैसे मेवाड़ का उदयपुर या जयपुर। ये मध्य भारत के एक बड़े इलाके में फैली हुई थी। और दिखने में कैसी थी ये शैली? इसकी भाषा थोड़ी कह सकते हैं सीधी साधी, 2 डायमेंशनल है। ऐसा लगता है जैसे जैन पांडुलिपियों से जो चौर पंचाशिका स्टाइल निकला, उसी का विकास है। इसमें एक और दिलचस्प बात है कि राजाओं या संरक्षकों का जिक्र, मतलब पेंटिंग पर नाम वगैरह, लगभग नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर ये बनवाता कौन था? अंदाजा यही है कि शायद ये घूमने वाले कलाकारों के ग्रुप बनाते थे और अलग-अलग छोटे-मोटे दरबार या अमीर लोग इन्हें खरीदते होंगे। विषय वही पॉपुलर थे: रामायण, भागवत पुराण, रसमंजरी, रागमाला, बारामासा। ओके, और मेवाड़, ये तो सबसे पुराने और महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है ना? बिल्कुल। मेवाड़ को राजस्थान में चित्रकला का एक बहुत महत्वपूर्ण और शुरुआती केंद्र माना जाता है। यहाँ की जो शुरुआती शैली थी वो काफी बोल्ड, वाइब्रेंट और देसी थी। बाद में जब मुगलों से संपर्क बढ़ा तो उसमें थोड़ा और रिफाइनमेंट आया। सबसे पुराना ज्ञात काम कौन सा है मेवाड़ का? वो निसारदीन नाम के कलाकार का है, 1605 का, चावंड में बना हुआ रागमाला सेट। और महाराजा जगत सिंह प्रथम का समय 1628 to 1652 तो मेवाड़ के लिए एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, उनके समय में साहिबदीन और मनोहर जैसे बहुत ही कमाल के कलाकार हुए, जिन्होंने मेवाड़ शैली में एक नई जान डाल दी। साहिबदीन का नाम तो कई जगह आता है। हाँ, साहिबदीन बहुत महत्वपूर्ण कलाकार थे। उन्होंने 1628 में रागमाला बनाई, 1648 में भागवत पुराण और 1652 में रामायण का युद्ध कांड चित्रित किया। मनोहर ने 1649 में रामायण का बालकांड बनाया। साहिबदीन के युद्ध कांड के बारे में कुछ खास? हाँ, उसमें साहिबदीन ने लड़ाई के दृश्यों को ज्यादा वास्तविक और प्रभावशाली दिखाने के लिए एक तिरछा एरियल पर्सपेक्टिव इस्तेमाल किया है, मतलब थोड़ा ऊपर से देखने वाला एंगल, जिससे युद्ध का पूरा फैलाव और गहमा गहमी दिखाई दे सके। ओ, समझी। और वो एक ही पेंटिंग में कहानी के कई हिस्सों को परत दर परत दिखाते थे। ये भी उनकी खासियत थी। और रंगों के बारे में? मेवाड़ के कलाकार चटक रंग पसंद करते थे। आमतौर पर हाँ, लाल और पीले जैसे चमकीले वाइब्रेंट रंग मेवाड़ शैली की पहचान है। बाद में 18वीं सदी में दरबार की गतिविधियां, शिकार, त्योहार, शाही मनोरंजन जैसे विषयों पर ज्यादा ध्यान जाने लगा। नाथद्वारा का भी जिक्र आता है। हाँ, उदयपुर के पास ही नाथद्वारा है, जो वैष्णव धर्म का बड़ा केंद्र है। 17वीं सदी के आखिर में वहां भी एक शैली विकसित हुई, जहां श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए कपड़े पर बड़े बड़े बैकग्राउंड चित्र बनाए जाते थे, जिन्हें पिछवाई कहते हैं। अच्छा, पिछवाई? हाँ, सुना है। साहिबदीन की मरु रागनी 1628 एक अच्छा उदाहरण है ना मेवाड़ का। हाँ बिल्कुल, उसमें ढोला और मारू ऊंट पर सवार है, और अच्छी बात यह है कि उस पे कलाकार साहिबदीन, संरक्षक राजा जगत सिंह, जगह उदयपुर और तारीख 1628 सब लिखा हुआ है। चलिए अब बूंदी चलते हैं। बूंदी शैली अपने रंगों और बारीक डिजाइन के लिए मशहूर है। सही कहा। हाँ, 17वीं सदी में विकसित हुई बूंदी शैली अपने रंगों की चमक और बहुत ही फाइन एलिगेंट डिजाइन के लिए जानी जाती है। राव छत्तरसाल 1631 से 1659 और राव भाऊ सिंह 1659 से 1682 के संरक्षण में ये खूब पनपी। और इसका पीक कब आया? उमेश सिंह 1749 से 1771 के शासनकाल में ये अपने चरम पर पहुंची। 18वीं सदी के बूंदी चित्रों में थोड़ा दक्षिणी प्रभाव भी नजर आता है, खासकर गहरे चमकीले रंगों के इस्तेमाल में। और शिकार के दृश्यों का भी जिक्र आता है बूंदी में। हाँ, बिशन सिंह 1781 से 1821
शिकार के बड़े शौकीन थे, तो उनके समय के चित्रों में अक्सर शिकार के बड़े रोमांचक दृश्य मिलते हैं। बूंदी और कोटा, इन दोनों शैलियों में एक बात कॉमन है, वो हरे भरे पेड़ पौधे, खूब सारे जानवर और पक्षी। बिल्कुल, लैंडस्केप का चित्रण जिसमें हरी भरी वनस्पति, तरह तरह के जीव जंतु, पक्षी हों, ये बूंदी और कोटा दोनों की खासियत है। और बूंदी में हाथियों का चित्रण तो खास तौर पे बहुत शानदार माना जाता है। कोई खास उदाहरण? जैसे तुलसीराम का बनाया राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का घोड़े पर सवार चित्र है, करीब 1680 का। उसमें घोड़े की तेज रफ्तार दिखाने के लिए आर्टिस्ट ने फोरग्राउंड मतलब जमीन का हिस्सा लगभग हटा ही दिया है। ऐसा लगता है घोड़ा हवा में दौड़ रहा है। वाह, ये तो कमाल की तकनीक है। अच्छा, बूंदी से ही निकलकर कोटा ने अपनी अलग पहचान बनाई, खासकर शिकार के दृश्यों में, है ना? बिल्कुल। कोटा 1625 तक बूंदी राज्य का ही एक हिस्सा था। फिर अलग होकर इसने अपनी एक बहुत ही विशिष्ट शैली विकसित की, जो शिकार के दृश्यों के चित्रण में बेजोड़ मानी जाती है। इसकी शुरुआत लगभग 1660 के दशक में जगत सिंह 1658 से 1683 के समय हुई। और राम सिंह प्रथम के समय, राम सिंह प्रथम 1686 से 1708 के समय तक विषयों में और विविधता आ गई। लेकिन शिकार के दृश्यों का चित्रण अपने चरम पर पहुंचा उमेद सिंह 1770 से 1819 के समय में। हाँ, सुना है वो अपना ज्यादातर वक्त शिकार में ही बिताते थे। इसके पीछे कोई कहानी है क्या? हाँ, कहा जाता है कि उमेद सिंह कम उम्र में गद्दी पर बैठे थे और राजकाज का असल नियंत्रण जालिम सिंह झाला के हाथ में था। उन्होंने युवा राजा को शिकार अभियानों में व्यस्त रखा। नतीजा ये हुआ कि उमेद सिंह के शिकार के ढेरों चित्र बने, जो कोटा शैली की पहचान बन गए। और कमाल की बात यह है कि दरबार की महिलाएं भी शिकार में भाग लेती थीं। ऐसा चित्रों में दिखता है? हाँ, कुछ चित्रों में रानियों या दरबार की अन्य महिलाओं को भी शिकार खेलते हुए दिखाया गया है, जो उस समय के हिसाब से काफी अनोखी बात थी। कोटा चित्रों की और क्या खासियतें हैं? कोटा के चित्र बहुत ही स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस और डायनामिक लगते हैं। रेखाएं बड़ी सधी हुई कैलीग्राफिक होती हैं। शेडिंग का इस्तेमाल भी खास है, खासकर आंखों में डबल आईलिड दिखाना। कलाकार जानवरों और युद्ध के दृश्यों को चित्रित करने में माहिर थे। उनके शिकार के दृश्य अक्सर घने जंगलों में जानवरों का पीछा करते राजा और उनके साथियों का पूरा रोमांच दिखाते हैं। अब रेगिस्तान की ओर चलते हैं, बीकानेर। यहाँ मुगल प्रभाव ज्यादा था, ये बात सही है? हाँ, बीकानेर के राठौर शासकों का मुगलों से काफी लंबा और गहरा संबंध रहा। वो मुगल दरबार में ऊंचे पदों पर रहे, इसलिए यहाँ की चित्रकला में मुगल दरबार की जो नफासत है, जो एलिगेंस है और जो हल्का सॉफ्ट कलर पैलेट है, उसका असर साफ दिखाई देता है। अनूप सिंह का जिक्र आता है इसमें। जी, महाराजा अनूप सिंह 1669 to 1698 बड़े कला प्रेमी और विद्वान थे। उन्होंने एक बेहतरीन लाइब्रेरी स्थापित की, जिसमें बहुत सी पांडुलिपियां थीं और कई मुगल कलाकार जो औरंगजेब के समय काम ढूंढ रहे थे, वो बीकानेर आए। जैसे दिल्ली से आए उस्ताद अली रजा। और रुकनुद्दीन, वो भी एक प्रमुख नाम है। जी हाँ, रुकनुद्दीन अनूप सिंह के समय के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक थे। उनकी शैली में राजस्थानी, दक्कनी और मुगल तीनों परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। उन्होंने रामायण, रसिक प्रिया जैसे कई ग्रंथ चित्रित किए। बीकानेर में मंडी वाली बात भी थी ना? हाँ, बीकानेर में मंडी यानी स्टूडियो स्थापित करने की प्रथा थी, जहाँ कई कलाकार एक मास्टर आर्टिस्ट की देखरेख में काम करते थे। और एक और खास बात, बीकानेर के चित्रों के पीछे अक्सर कलाकार का नाम, तारीख और कभी-कभी उनके पिता का नाम भी दर्ज मिलता है। अच्छा। कभी-कभी मास्टर कलाकार अपने शिष्यों के काम को अंतिम रूप देते थे। इस प्रक्रिया को गुदराई कहते थे। पुराने कामों की मरम्मत और उनकी नकल बनाने का काम भी होता था। कोई उदाहरण बीकानेर का? नूरुद्दीन का 1683 का एक चित्र है, कृष्ण झूलते हुए और राधा उदास मनोदशा में। ये रसिक प्रिया पर आधारित है। इसमें सीन को बड़ी खूबसूरती से दो हिस्सों में बांटा गया है। और किशनगढ़, इसे तो सभी राजस्थानी शैलियों में सबसे ज्यादा स्टाइलाइज्ड माना जाता है। बिल्कुल सही। किशनगढ़ पेंटिंग्स को उनकी विशिष्ट बनावट के कारण तुरंत पहचाना जा सकता है। वो जो खास फेशियल टाइप है, कमान जैसी ऊपर उठी हुई भौहें, कमल की पंखुड़ी जैसी लंबी नीचे देखती आंखें, तीखी पतली नाक और पतले होंठ। हाँ, बहुत अलग दिखती हैं। और सिर्फ चेहरा ही नहीं, पूरी आकृति को लंबा, पतला और बहुत ग्रेसफुल बनाया जाता था। ये शैली कैसे विकसित हुई? किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 में किशन सिंह ने की थी, लेकिन एक खास शैली जो विकसित हुई वो राज सिंह 1706 से 1748 के समय तक हो चुकी थी। इसमें इंसानी फिगर को लंबा बनाना, हरे रंग का खूब इस्तेमाल और बहुत ही सुंदर मनोरम लैंडस्केप्स का चित्रण शामिल था।
और कृष्णलीला यहाँ भी महत्वपूर्ण थी। हाँ, किशनगढ़ के शासक वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग संप्रदाय के अनुयायी थे, इसलिए कृष्णलीला के विषय उनके पसंदीदा बन गए। और फिर आते हैं सावंत सिंह और निहाल चंद और बनी ठनी। इसके बिना तो किशनगढ़ की बात अधूरी है। बिल्कुल। सावंत सिंह, जो नागरीदास के उपनाम से भक्ति कविता लिखते थे, के सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे निहाल चंद। उन्होंने सावंत सिंह की कविताओं पर आधारित बहुत से चित्र बनाए, जिनमें राधा और कृष्ण को दरबारी माहौल में दिव्य प्रेमियों के रूप में दिखाया गया। और बनी ठनी? बनी ठनी निहाल चंद का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। माना जाता है कि ये सावंत सिंह की प्रेमिका, जो एक गायिका और कवयित्री थी और जिनका उपनाम बनी ठनी था, उस पर आधारित है। इस चित्र में उन्हें राधा के रूप में चित्रित किया गया है। इसकी जो अतिरंजित लेकिन बेहद आकर्षक चेहरे की विशेषताएं हैं, वही किशनगढ़ शैली की पहचान बन गईं। वाकई बहुत खूबसूरत है। अब आते हैं जोधपुर यानी मारवाड़ पर। यहाँ मुगल असर के साथ साथ देसी लोक शैली भी मजबूती से बनी रही। सही कहा आपने। जोधपुर में भी खासकर पोर्ट्रेट्स और दरबारी दृश्यों में मुगल प्रभाव साफ दिखता है, लेकिन साथ ही एक बहुत मजबूत, बोल्ड देसी लोक कला की धारा भी हमेशा मौजूद रही। जैसे पाली में बना 1623 का वीरजी का रागमाला सेट, वो शुरुआती लोक शैली का अच्छा उदाहरण है। महाराजा जसवंत सिंह का समय कैसा था? महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 77 के समय में चित्रकला का एक काफी प्रोडक्टिव दौर आया। उनके समय में कई ग्रंथ चित्रित हुए, दरबारी जीवन के दृश्य बने। और अजीत सिंह के समय? उनके उत्तराधिकारी अजीत सिंह 1679-1724 के समय में वीर दुर्गादास राठौड़ की वीरता का गुणगान करने वाले चित्र काफी लोकप्रिय हुए, क्योंकि दुर्गादास ने अजीत सिंह को गद्दी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मानसिंह 1803-1843 के शासनकाल को जोधपुर शैली का अंतिम नवीन चरण माना जाता है। हाँ, मानसिंह के समय में एक बार फिर से कला को काफी बढ़ावा मिला। इस दौरान रामायण 1804, ढोला मारू, पंचतंत्र 1804 जैसे ग्रंथ फिर से चित्रित किए गए। रामायण वाली बात बड़ी दिलचस्प है कि कलाकार ने अयोध्या दिखाने के लिए जोधपुर का इस्तेमाल किया। हाँ, 1804 की रामायण के चित्रों में कलाकार ने राम की अयोध्या को दिखाने के लिए अपने देखे हुए जोधपुर शहर की गलियों, बाजारों, इमारतों का इस्तेमाल किया है। ये दिखाता है कि कैसे कलाकार स्थानीय परिवेश को अपनी कला में शामिल कर लेते थे। इससे हमें उस समय के जोधपुर की भी झलक मिल जाती है। कोई और उदाहरण जोधपुर का? दाना भाटी का चौगान खिलाड़ी 1810 चित्र काफी प्रसिद्ध है। इसमें राजकुमारियों को पोलो जैसा खेल खेलते हुए दिखाया गया है और इसमें मुगल, दक्कनी, बूंदी और किशनगढ़ कई शैलियों का प्रभाव एक साथ दिखता है। बहुत बढ़िया। आखिर में बात करते हैं जयपुर शैली की। इसका विकास आमेर से शुरू हुआ, जो मुगल राजधानियों के काफी करीब था। जी, जयपुर शैली की जड़ें उसकी पुरानी राजधानी आमेर में हैं। आमेर के कछवाहा शासकों के मुगलों से हमेशा बहुत अच्छे और करीबी रिश्ते रहे, जिसका सीधा असर उनकी कला पर पड़ा। सवाई जयसिंह ने तो जयपुर शहर ही बसाया था। हाँ, सवाई जयसिंह द्वितीय 1699 से 1743 ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की। वो खुद खगोल विज्ञान और वास्तुकला में रुचि रखते थे और कला के भी बड़े संरक्षक थे। उन्होंने सूरत खाना यानी शाही चित्रशाला को फिर से व्यवस्थित किया और बढ़ावा दिया। उनके समय में किस तरह के चित्र बने? उनके समय में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बारामासा और रागमाला पर आधारित बड़े बड़े सेट्स तैयार किए गए। इनमें अक्सर जो नायक होता था उसका चेहरा राजा सवाई जयसिंह जैसा ही बनाया जाता था। साहेब राम नाम के कलाकार उनके समय में पोर्ट्रेट बनाने में बहुत माहिर थे। और सवाई प्रताप सिंह के समय में क्या बदलाव आए? सवाई प्रताप सिंह 1789 से 1803 का समय जयपुर शैली के लिए एक और महत्वपूर्ण दौर था। वो खुद एक अच्छे कवि, विद्वान और कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनके समय में जो सीधा मुगल प्रभाव था वो थोड़ा कम हुआ और मुगल और राजस्थानी विशेषताओं के मिश्रण वाली एक नई, ज्यादा जीवंत जयपुर शैली उभरी। उनके यहाँ बहुत कलाकार थे शायद। हाँ, कहते हैं उनके सूरत खाने में लगभग 50 कलाकार काम करते थे। उनके समय में साहित्यिक और धार्मिक विषयों को फिर से नया प्रोत्साहन मिला। जयपुर में एक और बात थी कि यहाँ बड़े आकार के चित्र और लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स ज्यादा पसंद किए जाते थे। कोई उदाहरण जयपुर का? गुमान नाम के कलाकार का बनाया राम चित्रकूट में अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हुए 1740 से 1750 चित्र, ये सतत कथा यानी कॉन्टिन्यूस नैरेटिव का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सतत कथा मतलब?
मतलब एक ही फ्रेम में कहानी के कई सीन एक क्रम में दिखाए जाते हैं। जैसे इस चित्र में कहानी बाएं से दाएं चलती है और हर पात्र के ऊपर उसका नाम भी लिखा है ताकि पहचानने में आसानी हो। अच्छा, तो हमने देखा कि कैसे राजस्थानी चित्रकला शैलियाँ, हालांकि सब राजस्थानी के तहत आती हैं, फिर भी हर रियासत ने अपनी कितनी अलग, कितनी अनूठी पहचान विकसित की। मेवाड़ की वो बोल्डनेस, किशनगढ़ की वो नफासत और सुंदरता, कोटा के वो गतिशील शिकार के दृश्य, सब कितने अलग हैं। वाकई ये विविधता कमाल की है। और हमने ये भी समझा कि कैसे ये पेंटिंग्स बनती थी, उनकी तकनीकें क्या थीं, कौन से विषय आम थे जैसे कृष्णलीला, रागमाला, बारामासा, और कैसे अलग अलग साहित्यिक ग्रंथों ने इन कलाकारों को प्रेरणा दी। हाँ, ये पेंटिंग सिर्फ कला के नमूने नहीं लगते। बिल्कुल नहीं, ये उस युग के विश्वासों, उनकी जीवन शैली, शाही संरक्षण, समाज, सबका एक बहुत रिच डॉक्यूमेंट है। और कलाकारों की क्रिएटिविटी, जैसे साहिबदीन का वो एरियल पर्सपेक्टिव या निहाल चंद की वो बनी ठनी, वो सच में कमाल की है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, वो शायद यही है कि उस समय कला, धर्म, साहित्य और इतिहास, ये सब कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। ये मिनिएचर पेंटिंग्स उसी जीवंत ताने बाने को हमारे सामने ले आती हैं। हाँ, और श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है कि इस पर ध्यान दें कि कैसे ये कलाकार अक्सर अपनी कहानियों में, चाहे वो रामायण हो या कृष्णलीला, अपने आसपास की दुनिया को शामिल कर लेते थे, जैसे स्थानीय इमारतें, लोगों के पहनावे, या जैसे हमने बात की जोधपुर के बाजार को अयोध्या बना देना। ये चीज कला को सिर्फ अतीत का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उसे समझने का एक अनूठा लेंस बना देती है ना? इससे हम उस समय को उनकी नजरों से देख पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने का एक दिलचस्प पहलू है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।